Welcome. Welcome, my friends. Welcome. Hello students, welcome to Study Naka. Today we are going to start a very important topic from class 6, the beginning of Indian civilization. बहुत important chapter है, काफ़ी वेटेज होती है इसकी, चाहे हम बात करें हाफ ईयरली इसकी एनुअल एग्जामिनेशन की या फिर वो पीटी एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं उसमें भी जो है काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर की, द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक तो चलिए शुरू करते हैं। है, सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, what is the meaning of civilization, what are the characteristics of a civilization, साथ ही साथ राइजिंग ऑफ सिटीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में, आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली, इंडस सरस्वती के बारे में। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर लोग थे, उनकी जो सोसाइटी थी वो सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड क्या करते थे, वो किन लोगों से ट्रेड करते थे, क्या क्या सामान थे जो वो ट्रेड करते थे, इसके बारे में जानेंगे। एंड लास्टली हम जानेंगे द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या रीजंस थे डिक्लाइन होने के। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द लेसन, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या टॉपिक्स आने वाले। सबसे पहले फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, मीनिंग आएगा, फिर उसके बाद फीचर्स आएंगे, अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइम पर जो है वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस हुई, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद राइज ऑफ द सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद हम जानेंगे आईवीसी के बारे में और डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। एंड लास्टली क्या कंट्रीब्यूशन किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ह्यूमन हिस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चंस है, ये एक मैसेज है जो कि हड़प्पन हमारे लिए छोड़ के गए हैं। इस मैसेज को आपको डिकोड करना है और कमेंट में लिखना है इसका मैसेज क्या मतलब है इसका। ठीक है, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन रेफर करता है एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी की ऐसी एडवांस स्टेज जिसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, यानी जो है कल्चर डेवलप हो चुका है, गवर्नेंस डेवलप हो गई है, और साथ ही साथ वेरियस वेज ऑफ लाइफ। इट रिप्रेजेंट्स, सिविलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पर कम्युनिटीज़ जो है फ्लरिश करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ थ्रू शेयर्ड प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ एंड इनोवेशंस। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो हैं वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के इमर्ज हुई हैं। उन सब ने जो है ह्यूमन प्रोग्रेस में और ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसमें कल्चरल रिचनेस भरने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट जान लेते हैं। फीचर्स क्या है ऑफ अ सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन में पहला फीचर है ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाएगा। अब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस लीगल हो सकती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल हो सकती हैं और रिलीजियस हो सकती हैं। लीगल हो सकती हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल में हमारे पास वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ईसीआई। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हम जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो चर्चेज़ हैं, ये सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एक ऑर्डर मेंटेन करती हैं सोसाइटी के अंदर, और जो सोसाइटी है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं कि जो सोसाइटी है वो कैसा दिखेगी, लोग कहाँ जाएंगे, अगर उनको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है,
कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई किस वे में मदद करेगी, तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। नेक्स्ट फीचर आ जाता है सिटीज़ का। ठीक है, सिटीज़ के बारे में क्या बताया कि हर एक सिविलाइजेशन जो है उसके पास अपनी सिटीज़ होती हैं। ठीक है, क्या होती है? अपनी वेल डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं और टाउन्स होते हैं। ठीक है, एडवांस्ड सिटीज़ एंड टाउन्स विद प्रॉपर टाउन प्लानिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी घर कहीं भी बना दिया है, कोई भी रोड कहीं से निकल रही है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है टाउन्स बनाए जाते हैं। उसके अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है। ओवरऑल ये जो सिटीज़ होती है काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, काफ़ी एडवांस्ड लेवल की होती हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग। अब राइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? किसी भी सिविलाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है राइटिंग का, ताकि रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन किया जा सके, रिकॉर्ड्स को रखा जा सके और जो है सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट किया जा सके। जो मैसेजेस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, उन सबको जो है पास किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, तो इसके लिए हमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि लोग जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं। अलग अलग लेबर होता है यहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर में हो गए कुछ लोग क्राफ्ट मेकिंग में हो गए, कुछ लोग ट्रेड में हो गए। तो ये कुछ अलग अलग जो हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशंस बता रखे हैं, जो कि पार्ट हैं डिवीजन ऑफ लेबर के। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आते हैं। नेक्स्ट फीचर में बता रखा है कि किसी भी सिविलाइजेशन के जो है अपने कल्चरल आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, अपने कल्चरल आइडियाज़ होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग होती है। और ये जो कल्चरल आइडियाज़ होते हैं इसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू राइटिंग्स एंड आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, आर्किटेक्चर के थ्रू इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये पॉइंट जो है सिमिलर है ये कल्चरल आइडियाज़ वाले पॉइंट से। इसमें ये बता रखा है कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो है एक वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट जो है वो स्कल्पचर्स में दिखता है। ठीक है, हमें पेंटिंग्स में दिखता है हमें। ठीक है, तो आर्ट हमें कहाँ दिख सकता है? आर्ट हमें स्कल्पचर्स में दिख सकता है। आर्किटेक्चर हमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं अलग अलग तरीके की, उसमें देखने को मिल सकता है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वेल डेवलप्ड तरीके से होता है किसी भी सिविलाइजेशन के पास। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम का, यानी कि यहाँ पर जो फूड है वो इनफ फूड है, यानी सरप्लस फूड है। फूड प्रोडक्शन कैसा है? सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, जो कि अर्बन एरियाज के लोगों को भी, अर्बन एरिया के लिए भी इनफ है। ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए भी इनफ है, यानी कि जो विलेजेस हैं, सिर्फ विलेजेस जो है अपने लिए नहीं उगा रही हैं अनाज जो है वो सबके लिए उगा रही हैं, चाहे वो बात करें हम अर्बन एरियाज की, चाहे हम बात करें विलेजेस की। ठीक है, तो इनके पास जो होता है सरप्लस फूड होता है, जो कि बोथ अर्बन और रूरल एरियाज के लिए इनफ होता है। नेक्स्ट इज करेंसी एंड टैक्सेशन। हर सिविलाइजेशन की अपनी एक करेंसी होती है। ठीक है बेटा, अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपी, INR। ठीक है, इंडियन रुपी। हर सिविलाइजेशन की जो है अपनी करेंसी होती है, और एक टैक्सेशन सिस्टम होता है। जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, इनकम आती है। अब गवर्नमेंट जो है अलग अलग काम करती है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस जो है गवर्नमेंट लोगों के ऊपर लगाती है और उनसे पैसा कलेक्ट करती है, फिर उसी पैसे से है जो लोगों का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे। जो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं पक्का उसके ऊपर कुछ कमेंट करूँगा, या फिर जो भी बन हो पाएगा मेरे से मैं उस पर करके बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स फीचर्स दे रखे हैं, इस फीचर्स में से कोई भी आपको 5 पॉइंट याद करना है, क्योंकि ये हो सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में मैक्सिमम आ सकता है। तो एनी 5 पॉइंट्स इसमें से, बस ये 2 पॉइंट्स में से कोई एक कर लेना। ठीक है, ये जो कल्चरल आइडियाज़ वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इधर दिस और दिस, इनमें से कोई एक पॉइंट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अर्ली सिविलाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ठीक है, इसमें क्या बात करी गई है, कौन कौन सी अर्ली सिविलाइजेशन जो है पहले आ चुकी हैं वर्ल्ड में, किस टाइम पर कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो आ चुकी है, इसमें ये बता रखा है। चलिए बात करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। अर्ली सिविलाइजेशन emerged thousands of years ago, making the beginning of organized human societies. मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज, यानी अर्ली सिविलाइजेशंस के ही वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं। ठीक है बेटा, आज के टाइम पर ह्यूमंस जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, अब हम जो है जंगलों में नहीं घूमते, हम लोग जो है पत्ती लपेट कर नहीं घूमते, हम लोग जो है केव्स में नहीं रहते, हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ ह्यूमन लिविंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, अर्ली सिविलाइजेशंस से। सो जो एंशियंट कल्चर्स थे, ये जो सिविलाइजेशंस है इनको बोला गया है दीज एंशियंट कल्चर्स डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से फर्स्ट है मेसोपोटामिया के अंदर, जो कि आज का ईरान और सीरिया वाला पार्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पर है ये है ईरान। ठीक है, यहाँ पर है सीरिया, जस्ट इसके पास ही है सीरिया, ये है इंडिया। तो यहाँ पर है मेसोपोटामिया, ठीक है, जो डेवलप हुई है। फिर इसके बाद कहाँ पर है वो आपने देख लिया, ईरान, यहाँ पर मेसोपोटामिया हो गई ईरान में। फिर इसको क्रेडल बोला गया है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी यहीं से जो है सबसे पहली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। द सुमेरियंस बिल्ट सिटी स्टेट्स अलोंग द, सुमेरियंस कौन है, जो यहाँ के इसके जो लोग थे मेसोपोटामिया के। सुमेरियंस बिल्ट सिटी स्टेट्स अलोंग द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर अराउंड 6000 BCE। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 BCE के अराउंड जो है ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज एंशियंट इजिप्ट फ्लरिश्ड। एंशियंट इजिप्ट यहाँ पर भी जो है एक सिविलाइजेशन है एंशियंट इजिप्ट। नाइल रिवर के पास, नाइल रिवर जो कि ऑल्सो इज द लॉन्गेस्ट रिवर विद इट्स फेमस pharaohs एंड पिरामिड्स। ठीक है, विद इट्स फेमस pharaohs एंड पिरामिड्स। pharaohs का मतलब क्या है, pharaohs का मतलब है रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट हु कंसिडर्ड टू बी बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। ठीक है, pharaohs एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स जो कि ह्यूमन भी थे और डिवाइन भी कंसिडर किए जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारी प्यारी IVC, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। इसमें क्या बताया गया है, ये आज के टाइम मॉडर्न डे पाकिस्तान जो है वहाँ पर और उसके आसपास के जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर फ्लरिश करती है अबाउट 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक। नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, दीज अर्ली सिविलाइजेशन मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ यहाँ तक ये बता रहे हैं कि जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी थी, किन किन स्फेयर्स में, एक तो एग्रीकल्चर में, दूसरा राइटिंग में, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर में और गवर्नमेंट में। यानी कि आज के टाइम जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर, राइटिंग को या फिर आर्किटेक्चर या गवर्नमेंट को, ये जो है काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं और इसकी जो है फाउंडेशन कहीं ना कहीं अर्ली सिविलाइजेशंस ने ही रखी थी। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, एक सेकेंड, एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, ह्यूमन society we see today, from laws and religions to art and technology। यानी कि इन्होंने फाउंडेशंस रखी हैं बहुत सारी चीज़ों की, चाहे हम बात करें लॉज की, ठीक है, रूल्स की, या फिर हम बात करें रिलीजन्स की, या फिर हम बात करें आर्ट या टेक्नोलॉजी की। ये सारी इन सब चीज़ों की फाउंडेशन जो है अर्ली सिविलाइजेशंस ने ही रखी थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी टाइमलाइन दे रखी है, आप इस टाइमलाइन पे देख सकते हो। सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड 4000 BC, यहाँ पे 6000 BCE लिखा है लेकिन टाइमलाइन में जो है 4000 दिया है। कोई भी आप डेट लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, अराउंड 300 BCE, जो कि यहाँ पर कितनी दे रखी है, अ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर बता रखा है, कोई डेट नहीं है। इसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि पाकिस्तानी सिविलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिवर्स को क्यों हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि रिवर्स के पास हमने देखा होगा कि सारी
जो सिविलाइजेशंस है वो रिवर्स के पास ही बनी है। ऐसा क्यों है? पहला कि रिवर्स प्रोवाइड करती हैं सफिशिएंट वाटर सप्लाई, ठीक है। सेटलमेंट्स को वाटर चाहिए होता है, आपको भी वाटर चाहिए होगा, ठीक है, लाइफ में। ऐसे ही जो भी सिविलाइजेशंस होती हैं, सिविलाइजेशंस बनती किससे? लोगों से, और लोगों को पानी चाहिए, तो इसीलिए जो है ये रिवर्स के पास बनती है, पहला रीज़न। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है रिवर्स के थ्रू, ठीक है। बोट पर हम सामान रखते हैं और बोट पर लेके चले जाते हैं आसानी से, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा हो गया जहाँ पर रिवर होती है इसके आसपास की जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करने के लिए बेस्ट जगह होती है वो। द राइज ऑफ सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें क्या है? इसमें यह बताया है कि जो अर्लियर सिटीज़ थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में डेवलप होती हैं अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया, अगर मान लो ये इंडिया है, ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये गुजरात हो गया, ऐसे था पहले इंडिया, अब कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये वाला हो गया इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो यहाँ पर जो है इंडस रिवर है, ठीक है बेटा, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर एक नदी नदी बहती है जिसका नाम है इंडस, और इंडस की जो है 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये सारी मिलकर जो है यहाँ पर, ये मान लो इंडस है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहीं पर जो है ये सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है। टू द ईस्ट ऑफ दीज सेटलमेंट्स मोर सिटीज बिगेन टू ग्रो अलोंग द सरस्वती रिवर। अब जो है इस ये जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी जा रही है इंडस, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये मान लो इंडस है, ठीक है। अब इसके ईस्ट में ब्लू से बना देता हूँ, इसके ईस्ट में एक और नदी जा रही है जिसका नाम है सरस्वती नदी, ठीक है, वो भी इधर ही जा रही है, इसी में जाके मिल जाती है, ठीक है। उसका नाम है सरस्वती। तो ये जो नदी है सरस्वती, इसके नदी के पास भी जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस, बहुत सारी सिटीज़ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। अब अ ग्रेट सिविलाइजेशन कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन दिस एरिया। तो जो आईएससी है आपकी, ठीक है, आईएससी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या आईवीसी भी इसको कहते हैं, ये इसी एरिया में जो है फ्लरिश करती है। दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु जो है इंडस का ही नाम है, ठीक है, इंडस का ही नाम जो है हिंदी में सिंधु है। वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? यानी कि इस एज में जो है सबसे ब्रॉन्ज बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता था। ब्रॉन्ज इज अ मेटल, ठीक है, एक मेटल है, ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता था। अब इट लास्टेड फ्रॉम 300 BCE टू 1300 BCE, जो पीक पीरियड था, ठीक है, इसका वो ये था 2600 BCE से लेकर 1900 BCE। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि राइज ऑफ इंडियन सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हुई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वहाँ पर सोसाइटी जो है सिविलाइजेशन डेवलप होती है, और वहाँ पर भी स्पेसिफिकली बात करें तो इंडस नदी है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर जो है ये सिटीज़ राइज होती हैं। और उसके ईस्ट में अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, सरस्वती नदी है जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज से बहती है। हिमालयाज के फुट हिल्स का क्या मतलब है? जो हिमालयाज है, ठीक है, मान लो ये हिमालयाज है, तो ये जो रीजन है बेटा, ठीक है, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया हिमालयाज का फुट हिल्स। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, ये हो गए हिमालयाज, ठीक है। अगर ये हिमालयाज हो गए तो ये हो गया इसका फुट हिल्स। यहाँ पर, यहाँ से कहीं से जो है इस एरिया से सरस्वती आती है और बहती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। और कौन कौन से स्टेट्स में बहती है सरस्वती? पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा ऐसे बना लेना चाहिए, पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, डीप में जानेंगे कि जो आईवीसी है या आईएससी है इसके बारे में क्या है। सो फर्स्ट ऑफिशियल एक्सकेवेशंस कहाँ होते हैं? हड़प्पा के। हड़प्पा कहाँ है? ये एक रीजन है, कहाँ पर?
कहाँ है बेटा ये रीजन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। रेड पेन ले लेते हैं। कब हुए ये एक्सकेवेशन? एक्सकेवेशन होता है, क्या होता है? कमी नहीं हो रही, कभी इधर खोद रहे कभी उधर खोद रहे, कभी खुद खोद रहे कभी चाचा फूफा के बच्चों को खुदाई पे लगा रहे। खुदाई जिसको हम कहते हैं ना, एक्सकेवेशन इज डिगिंग, खुदाई करते हैं जो हम, डिगिंग एक्टिविटी 1921 में होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राय बहादुर दयाराम सहानी, ठीक है। ये वो है जिसको लीड कर रहा था एक्सकेवेशन को, दयाराम सहानी, DR सहानी, ठीक है। इन्हीं ने पता लगाया था हड़प्पा का। हड़प्पा क्या है, जगह है, कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। लॉन्ग अगो पीपल इन रन ऑफ कच्छ, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, वो रन ऑफ कच्छ दिखेगा, ये रहा रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर क्या बात होती है, लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस जगह पर जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी अलोंग द इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ पर जो इंडस रिवर बहती है इसके पास से, इस एरिया के, तो वहाँ पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ऐसा लोग बात करते थे। अब अर्ली 1920s में ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो सन जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंडर एक्सकेवेट करते हैं एक एरिया, यानी एक एरिया जो है वो खोद कर निकालते हैं और वो डिस्कवर करते हैं हड़प्पा को, ठीक है, हड़प्पा सिटी को डिस्कवर करते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक है, इन पंजाब। पंजाब के अंदर जो रावी नदी है उसके बैंक्स, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी एंड मोहनजोदारो इन सिंध, ठीक है। तो दो सिटीज़ को जो है एक्सकेवेट करके निकालते हैं, एक तो मोहनजोदारो और दूसरा जो है हड़प्पा को, ठीक है। हड़प्पा को कहाँ निकालते हैं? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन पंजाब, ये वाला जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदारो जो कि सिंध है, ये तो प्रॉपर पाकिस्तान ही है। नाउ लेटर सेवरल अदर सिटीज वर एक्सकेवेटेड अराउंड दीज रीजन, जब उनको पता चला कि यहाँ पर दो सिटीज मिली है तो उन्होंने आसपास भी है खुदाई स्टार्ट कर दी, और फिर उस खुदाई में जो पता चला कि और भी सिटीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब जो आसपास की जो सिटीज़ मिली थी, ठीक है, उनको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बता रखा है कि जो हमें खुदाई में चीज़ें मिली, ठीक है, जो रिमेन्स मिले, जो हमें चीज़ें मिली वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी उन चीज़ों के जो कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिली थी, इसीलिए इसको एक सिंगल सिविलाइजेशन बोला गया, ठीक है, इसीलिए इसको एक सिंगल सिविलाइजेशन बोला गया, चाहे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो चाहे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोल लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपको मैप दे रखा है, ठीक है, बढ़िया सा ये बना रखा है। इंडस नदी भी है इसमें, आपको सरस्वती नदी दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखो सरस्वती नदी को मार्क कर रखा है ये, और ये हो गई सिंधु नदी, इंडस, ठीक है। और ये सब क्या है, ये अलग अलग जो नदियाँ आ रही हैं यहाँ पर, ये सब नदियाँ जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। यहीं पर जो है हमें अलग अलग सिटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे मैप पे आ सकता है मैप मार्क करने को, मैप वर्क में आप बेटा मोहनजोदारो देख लो, इम्पोर्टेंट है ये, और दूसरा आप हड़प्पा देख लो। हड़प्पा कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। तो यहीं पे आपको मैप में मार्क करना है हड़प्पा को, दोनों पाकिस्तान के अंदर है। अब आते हैं एक्सटेंट ऑफ मेजर सिटीज़, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ मेजर सिटीज़, नेक्स्ट टॉपिक। सो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन was largest ancient civilization. It covered more than twice the area of both Mesopotamian and Egyptian civilization. ठीक है, अभी हमने जाना था इजिप्ट, मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो जो एरिया है वो अभी भी कम एरिया है किससे? IVC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए जो है वन ऑफ द was not one of the, in fact the largest ancient civilization. The civilization spread over from the borders of Iran to present day eastern उत्तर प्रदेश, कहाँ से? ईरान से लेके उत्तर प्रदेश तक जो है ये स्प्रेड करती है, ठीक है, ईरान से लेके उत्तर प्रदेश तक ये स्प्रेड करती है। बीच बीच में क्या आ जाता है? पंजाब आता है, सिंध आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है, गुजरात एंड राजस्थान, ये सारे रीजन्स को कवर करती है। अब यहाँ पर जो है ओवर 1000 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, अमंग विच हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, यानी इतनी सारी
यानी हज़ारों यहाँ पर साइट्स को डिस्कवर किया, लेकिन ये वाली जो 2 सिटीज़ हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले निकली थी, ऊपर से जो चीज़ इनमें निकल गई उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है कहीं और नहीं निकली। जो जो भी चीज़ निकल रही थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी इन सिविलाइजेशंस के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सी जो साइट्स हैं, जो आईवीसी की साइट्स हैं वो कहाँ-कहाँ पे निकली है। ठीक है बेटा, फाइनली आपको आईवी आईवीएस, ठीक है, इंडस वैली साइट्स की बात करते हैं और आज के टाइम पर वो कहाँ पर है। हड़प्पा मैंने आपको बताया पंजाब पाकिस्तान वाला जो है वहाँ पर है। मोहनजोदारो सिंध में है, पाकिस्तान का ढोलावेरा इंडिया का गुजरात है। राखीगिरी हरियाणा इंडिया का। कालीबंगन राजस्थान इंडिया का। लोथल गुजरात इंडिया का। बनावली हरियाणा इंडिया का। फिर उसके बाद कोटादा सुरकोटाता गुजरात इंडिया का। और चाहूदारो ये सिंध पाकिस्तान। और फिर लास्ट में कोट डिजी ये भी सिंध पाकिस्तान। ठीक है, ये मैप पर आप देख लेना, जो मैंने अभी मैप दिखाया था उस पर देख लेना, आपको सारी जो साइट्स लोकेट कर लेना इजीली। अब इन साइट्स को जो है एक एक कर कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी साइट्स के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम इसके बाद जो है हम कुछ और पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड, जैसे कि इनके सोशल लाइफ के बारे में। ठीक है, पहले हम एक एक करके जो है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। ठीक है बेटा, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में क्या बता रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंस हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटीज टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट साइट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द 1920s। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, फिर से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कमेंट करके बताना। ठीक है, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था। इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ लाई करती है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसके बाद क्या बताया गया, द सिटी हैड एन एडवांस्ड सिविलाइजेशन एंड अ रिच कल्चर। इट इज़ अ वेल प्लान्ड सिटी एंड हैड ग्रेनरीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो प्लान्ड सिटी है ये, अभी मैंने फीचर्स में बताया था कि वहाँ पर जो है सिटीज़ होती हैं, और सिटीज़ कैसी होती हैं, प्लानिंग के साथ होती हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेल प्लान्ड सिटीज़ एंड हैड ग्रेनरीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। Many more sites were excavated later, like Ropar in Punjab, Banawali in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, Dholavira and Lothal in Gujarat। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है, जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हड़प्पन रूइंस, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, हड़प्पन सिटी जब डिस्कवर हुई थी तो वो कैसे दिख रही थी। ठीक है, दिख रहा है, देख लो हड़प्पन रूइंस। ये क्या है, ये टाइप ऑफ यही है शायद ग्रेनरी। ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन को स्टोर किया जाता था। और बाकी तो ये सब टाउन प्लानिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो घर हैं, अलग अलग स्क्वायर्स हैं, ये फिर रोड भी हैं, ये है कुछ, तो आप इसको जान सकते हो कि क्या है ये। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन बबल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बबल क्या है, ये एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है वीडियो, एनसीईआरटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए है और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए है ये। और जिस भी स्कूल में जो है एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती वो बच्चे जो है इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी वालों के लिए जो ये वीडियो नहीं है, मतलब वीडियो तो है उनके लिए, बट बहुत सारी चीज़ें जो है उनके सिलेबस में नहीं है ये। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन बोल पढ़ लेते हैं। द इंडस रिवर हैज सेवरल मेन ट्रिब्यूटरीज, द सतलुज। ठीक है, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम। Most cities of the Indus civilization flourished along these rivers. However, a few centers of this civilization also developed along Saraswati River, such as Dholavira. ठीक है, सरस्वती रिवर such as Dholavira, Kalibangan, Rakhigiri, etc. In present time, this river is known as Ghaggar River in India and Hakra River in Pakistan.
करंटली इट इज़ अ सीजनल रिवर फ्लोइंग ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आज के टाइम जो सरस्वती रिवर है बेटा, ये क्या बन गई है? ये बन गई है घग्गर रिवर इंडिया के अंदर, और हाकरा रिवर इन पाकिस्तान। और ये एक सीजनल रिवर है, यानी सिर्फ बारिश के टाइम पर ही, रेनी सीजन के टाइम पर ही यहाँ पर पानी आता है, अदरवाइज ये मोस्टली ड्राई सीजन रहती है। और ज़्यादातर जो साइड्स है वो इन रिवर्स के बैंक्स पर होती हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बबल क्या है कि सरस्वती जो रिवर है आज के टाइम पर एक सीजनल रिवर हो गई है और उसका नाम भी चेंज हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिविलाइजेशन हैव एडवांस्ड सिटीज एंड टाउन्स, के और सी करेक्ट। ठीक है, सही बात है। तो मैं इसके आगे ट्रू और फॉल्स लिख देता हूँ, ये ट्रू है। द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सकेवेशंस एट हरप्पा वर कंडक्टेड इन 1916, नो इट वाज इन 1921। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर एंड द नर्मदा रिवर, नो इंडस रिवर एंड द सरस्वती रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम नहीं आना चाहिए, सरस्वती आना चाहिए। देन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, ट्रू, बिकॉज फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड वाज हरप्पा, इसलिए इसका नाम जो है हरप्पन सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट सिटी पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइट कौन सी थी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो हमें पता है, ये भी साइट कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स होती हैं, वहाँ पर प्रोविंस होती हैं। नाउ इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द इंडस रिवर। दिस सिटी वाज फाउंड बरीड अंडर अ माउंड। ठीक है, अंडर अ माउंड। द पॉपुलर structures found here is the Great Bath. It was a well-planned city with straight, wide roads and an advanced drainage system. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेट बाथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अलग से टॉपिक दे रखा है, द ग्रेट बाथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि इट वॉज फाउंड बरीड अंडर अ माउंड। माउंड क्या होता है? एक तरीके का पहाड़ होता है। ठीक है, एक पहाड़ होता है, छोटा सा पहाड़, उस पहाड़ के अंदर दबी हुई ये सिटी या साइट हमको मिली। ठीक है, ये कहाँ पर है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट बाथ मिलता है, तो ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट है, अब उसी को पढ़ते हैं सीधा सीधा। ग्रेट बाथ के डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल है ये। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ये, और रेक्टेंगल की क्या डायमेंशंस हैं? रेक्टेंगल की डायमेंशंस है 12/7 की। ठीक है, 12 मीटर लेंथ है और 7 मीटर इसकी जो है विड्थ है। तो ऐसा कुछ है, ये बना हुआ है ग्रेट बाथ, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद बेक्ड ब्रिक्स से बनाया हुआ है। बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंटें हैं यहाँ पर, सीमेंटेड टुगेदर, यहाँ पर सीमेंट के साथ यूज़ किया गया है, यानी उस टाइम पर भी जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया जाता था सीमेंट का यूज़ करके। इनर वॉल्स जो है वाटर प्रूफ हैं, बिटुमेन। ठीक है, एक तरीके का बिटुमेन क्या होता है? एक तरीके का वैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार नीचे दिया है, बिटुमेन is black sticky substance used for making roads और waterproof roofs। तो कभी कभार आपने देखा होगा जो है वाटरप्रूफ करने के लिए रूफ्स के ऊपर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस डाला जाता है, थोड़ा वैक्सी टाइप का होता है, स्टिकी सा होता है, तो उसको बोला जाता है बिटुमेन। और खासकर जो है रोड्स पर भी कभी कभार हमें देखने को मिलता है। तो रोड्स पे इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, बट जो है आप घर के जो छतों पे दिख जाएगा आपको कई बार बिटुमेन। तो जो ये ग्रेट बात था, इसके अंदर चारों तरफ जो है बिटुमेन लगाया गया था इसको वाटरप्रूफ करने के लिए। इसके बाद क्या बताया कि फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स लेड टू द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी कि साइड से जो है वो स्टेप्स आ रहे थे, जो कि सीढ़ियाँ थी दोनों साइड्स। कहने का मतलब ये दोनों साइड सीढ़ियाँ थी जो कि टैंक तक हमको लेके जाती थी। अ ड्रेन वॉज लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ द टैंक। यहाँ पे मैं रेड से बनाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो एक छेद बनाया हुआ था, जिस छेद के थ्रू सारा पानी निकलता था, ड्रेन किया जाता था, अलाउइंग इट टू बी एम्प्टीड एंड रीफिल्ड विद फ्रेश वाटर। सो यहाँ से जैसे स्विमिंग पूल में आजकल होता है ना एक, ठीक है, एक होल होता है जहाँ से सारा पानी निकलता है आउटलेट, और एक इनलेट होल होता है जहाँ से पानी आता है। तो ऐसे दोनों सिस्टम बना रखे थे, और चेंजिंग रूम्स बना रखे थे जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये सब जो है चेंजिंग रूम बना रखे थे, ताकि लोग जो है बात करने के बाद वहाँ पर चेंज भी कर सकें। आज भी होता है चेंजिंग रूम, ठीक है, स्विमिंग पूल के पास वैसे ही। अब ढोलावेरा। ठीक है, ढोलावेरा से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में देखेंगे।
अभी ग्रेट ग्रेनरी पे पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी टू द वेस्ट ऑफ द बाथ, ठीक है। कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं येलो से कर देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है कि टू द वेस्ट ऑफ द बाथ मैसिव ब्रिक प्लेटफॉर्म वाज एक्सकेवेटेड, यानी कि एक जो है ब्रिक का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म एक्सकेवेट किया गया था, निकला था। आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि इट माइट हैव बीन अ ग्रेनरी, की ये ग्रेनरी होगी। इन हड़प्पा देयर वर एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज। तो यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा हड़प्पा, वहाँ पर ग्रेनरीज मिली थी ना, तो ग्रेनरीज वहाँ पर कितनी थी? 6 ग्रेनरीज मिली थी। दीज ग्रेनरीज वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। नियर दीज ग्रेनरीज देयर वाज आल्सो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मेंट फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स। तो थ्रेशिंग ग्रेन्स यानी जो है जो ग्रेन्स होता है उनके उनका जो छिलका होता है उसको हटाने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है, उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। तो थ्रेशिंग करने के लिए एक रेज्ड स्ट्रक्चर था, यानी छोटा सा पहाड़ बना रखा था जिसपे ये लोग अपना ग्रेन को पीटा करते थे और वो पीट पीट के ग्रेन को अलग कर देते थे, ठीक है। और जो भूसा होता था, ठीक है, उसको अलग कर देते थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेट ग्रेनरी मिली थी यहाँ पर मोहनजोदारो पर, हड़प्पा में 6 मिली थी। नेक्स्ट साइट आती है लोथल, ठीक है। लोथल के बारे में क्या बताएं कि ये गल्फ ऑफ खंबत में है, गल्फ ऑफ खंबत में लाई करती है, ठीक है। इट हैड अ फ्लरिशिंग बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है, कौन सी? बीड मेकिंग। बीड मेकिंग होती है वो मालाएं, ठीक है, मोती मोती जोड़ जोड़ के जो माला बनती है, ठीक है, जो पहनते हैं आजकल तो लड़के भी पहनते हैं, पहले जो है लड़कियां पहनती थी। सो ये बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी विच मेड बीड्स ऑफ टेराकोटा, ठीक है, क्ले होता है ये, टेराकोटा, स्टोन्स पत्थर से और शेल्स से, इन सब से जो है बीड्स से बीड्स बनाई जाती थी। अ लार्ज वेयर हाउस हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, स्टोर हाउस जिसको हम कहते हैं वो मिला था, विच वॉज परहैप्स यूज टू स्टोर गुड्स। देयर वॉज ऑल्सो सम रिमेन्स ऑफ लार्ज टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी जो एक टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर मिला था, विच माइट हैव बीन अ डॉक यार्ड। डॉक यार्ड क्या होता है? जहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है, ठीक है। शिप्स बन नहीं पाई अच्छे से, हाँ, तो शिप्स को जहाँ पे पार्क किया जाता है वो भी यहाँ पर मिला था, डॉक यार्ड। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट लोथल वॉज अ पोर्ट फॉर ओवरसीज ट्रेड, यहाँ पर जो है लोथल क्या था? एक पोर्ट सिटी था जहाँ से हम ओवरसीज ट्रेड किया करते थे। जब हमें कोई सामान बाहर बेचना होता था या फिर बाहर का सामान रिसीव करना होता था तो हम लोथल में शिप्स को वहाँ पर पार्क करते थे और शिप से लोडिंग अनलोडिंग किया जाता था। इन्फॉर्मेशन बबल में भी लोथल के बारे में है, जैसे कि वॉज अ सेंटर ऑफ बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग, ठीक है, मेटल वर्किंग एंड शेल वर्किंग, एंड द साइट हैज yielded a large number of artifacts including pottery, ठीक है, सील्स, ज्वेलरी एंड टूल्स। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हम पॉटरी मिलती है, मटके हो गए, गमले हो गए, सील्स मिली हैं अलग 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 तरीके की, ज्वेलरीज मिली हैं, अलग अलग टूल्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत हैवी इंडस्ट्रियल टाउन था लोथल, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल टाउन था जहाँ पर हमें बहुत सारे तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। लोथल इज लोकेटेड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। लोथल कहाँ पर है? एक ट्रिब्यूटरी पे, किसकी ट्रिब्यूटरी? साबरमती रिवर की, नियर द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है पता ना? हेल्पिंग रिवर। नाउ धोलावीरा की बात करते हैं, ठीक है। जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। धोलावीरा लाइज इन द खादीर बेट, कहाँ पर? इन द खादीर बेट इन रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात के अंदर है। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक तो सिटाडल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक सिटाडल, मिडिल टाउन एंड अ लोअर टाउन। सिटाडल में जो था अमीर लोग रहते थे, यहाँ पर कौन रहते थे? अमीर लोग रहते थे, जैसे कि आप। सिटाडल में कौन रहता था? अमीर लोग, जैसे कि आप। एंड द मिडिल टाउन आर एनक्लोज्ड विद हाई वॉल्स, तो यहाँ पर सिटाडल और मिडिल टाउन में जो है वॉल्स लगाई गई थी ताकि जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, सिटाडल में और मिडिल टाउन में। मैनी ग्रेव्स हैव बीन फाउंड हेयर दैट कंटेन पॉटरी एंड ज्वेलरी, तो यहाँ पर जो है क्या मिलती हैं? ग्रेव्स। ग्रेव्स क्या होती हैं? जिसमें लोगों को दफना दिया जाता है, ठीक है, जिसमें लोगों को दफना दिया जाता है, उसके अंदर क्या मिली है हमें? पॉटरी,
गमला मिला है, ठीक है, वो गमला क्या करेंगे, पास्ट लाइफ में काम आएगा। और ज्वेलरी मिली है, ठीक है, ज्वेलरी मिली है, इयररिंग्स हो गए, ठीक है, जैसे। और उसके अलावा जो है और क्या होता है ज्वेलरी में, नेकलेस होता है एक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रेव के अंदर मिली हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाउन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये हमें ढोलावीरा से पता चलता है। टाउन जैसे था ऐसे था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ था, ये देखो, बिल्कुल ऐसे था टाउन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे आपको स्टेप फार्मिंग दिखा रहा हूँ, बट नहीं, ये एक टाउन है ढोलावीरा का। तो ये हो गया सिटाडल, फिर ये वाला हो गया मिडिल टाउन, और ये हो गया लोअर टाउन, ठीक है। ये मिडिल टाउन और ये हो गया सिटाडल वाला पार्ट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो यहाँ रहते थे, और मिडिल में जो थे वो इनके साथ वाले रहते थे, और जो सर्विस करने वाले होते थे वो सबसे नीचे वाले टाउन्स में रहा करते थे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बबल था, वो पढ़ लेते हैं। ढोलावेरा कहाँ पर है? प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात में, वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2011। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? अभी यूनेस्को जो है एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी कल्चर से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी जो जगहें हैं, साइंस से रिलेटेड अगर कुछ है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कुछ है, तो ये ऐसी साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है। तो उस साइट के अंदर इसके यूनेस्को ने इस साइट को, ढोलावेरा को रिकॉग्नाइज किया था एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है दुनिया की धरोहर है, और इसको जो ऐड कर लिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में 2021 के अंदर। ग्रेट ग्रेनरी देख लो, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली थी, कमेंट कर दो, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली थी बता दो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, फिर आई एम अ हिस्टोरियन, ये क्या है? आई एम अ हिस्टोरियन, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीट्स ऑफ लैपिस लजूली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लैपिस लजूली, तो आप माइनक्राफ्ट खेलते रहते हो, ठीक है, तो माइनक्राफ्ट में लैपिस लजूली आपको पता होगा, तो इसके बारे में आपको पता करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है लैपिस लजूली के बारे में। एंड अदर मटेरियल यूज्ड बाय पीपल ऑफ हरप्पा फॉर मेकिंग नेकलेसेस, नाउ डिज़ाइन योर ओन नेकलेस बाय मेकिंग द सेम डिज़ाइन यूजिंग पेपर क्ले और। तो ये आपके लिए एक्टिविटी, ठीक है, ये आप करना आराम से घर पर, और फिर मेरे को उसकी फ़ोटो भेजना, कमेंट में बताना कि कैसी हुई थी ये एक्टिविटी। टॉपिक देखते हैं जो है गोला ढोरो। गोला ढोरो क्या है? गोला ढोरो इज़ अ रिसेंटली एक्सकेवेटेड साइट इन कच्छ रीजन। सो ये भी गुजरात के अंदर एक बिल्कुल रिसेंटली एक्सकेवेटेड साइट है। शेल एंड कॉपर आर्टिकल्स माइट हैव बीन प्रोड्यूस्ड हेयर। यहाँ पर हमें बहुत सारे जो है शेल और कॉपर आर्टिकल्स मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला है? शेल और कॉपर आर्टिकल्स मिले हैं, जो कि ये माना गया है कि यहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता होगा, तभी जो है इतने सारे हमें मिले हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या बताया गया है कि मैनी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड शेल बैंगल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम हेयर। शेल बैंगल्स, बैंगल्स पता है कड़ा होता है, कड़ा, और कड़े किससे बने? शेल से। वो शेल होता है ना, जो कि कवर करता है किसको, वो स्नेल होती है, स्नेल के ऊपर होता है ना, वो स्नेल के ऊपर एक शेल होता है, ठीक है। तो जो शेल बैंगल्स हैं वो मिले हैं इस जगह से बहुत सारे, फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड, यानी बने बनाए और ऐसे भी जो कि प्रोसेस में थे अभी बनने के लिए। नाउ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग में क्या बताया है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज़। जो सिटीज़ थी वो कैसी थी बेटा? वेल प्लान्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पर भी बना दिया हो, पूरी प्लानिंग के साथ बनाई थी, इसलिए इनको बोला गया है वेल प्लान्ड सिटीज़। और प्लानिंग कैसी थी? प्लानिंग थी ऐसी, इसको ज़रा ध्यान से समझना, कि ऑल द सिटीज़, ठीक है, क्या बताया गया है कि ऑल द सिटीज़, ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पर? All the streets intersected at right angles. Houses were built on both the sides of the streets in a planned way. Baked bricks were used to construct buildings. It was an advanced urban culture with an efficient municipal government. It was an advanced urban culture. ये cities को कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, ठीक है। अब
जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 2 रोड बना दी, इसको तो ये तो रोड नहीं बन पाई, ये भी नहीं बनी, ये बनाते हैं हम रोड। ठीक है, जैसे ये है, तो ये 2 रोड जो है 90 डिग्री पे कट कर रही हैं एक दूसरे को। अब जो हाउसेस हैं बेटा वो इनके साइड साइड में बनाए गए थे। जैसे मैं यहाँ पर हाउसेस बना देता हूँ रेड से। हाउसेस जो थे जस्ट इनके साइड साइड में, रोड के बोथ द साइड्स हाउसेस हो गए, प्लानिंग पूरे प्लान्ड तरीके से। ठीक है, जैसे ये सब हो गए हाउसेस, इधर भी हाउस हो गए, और बीच में भी एक रोड आएगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा टाउन प्लानर नहीं हूँ तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट दे वर वेरी एफिशिएंट टाउन प्लानर्स। तो एक ऐसे बीच में भी रोड आती थी। नाउ इसके अलावा क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो बेक्ड ब्रिक्स है उसका यूज़ किया जाता था टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, और ये एक एडवांस्ड अर्बन कल्चर था। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये जो शहरी इलाका था, ये कल्चर कैसा था? इट वाज एन एडवांस्ड अर्बन कल्चर। इसका क्या मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो तरीका था बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का हाउसेज, या फिर जो यहाँ पर जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांस्ड कल्चर में विद एन एफिशिएंट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ पर जो है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर आती है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि हमारे लोकल इश्यूज को सॉल्व करती है, वैसी ही गवर्नमेंट जो वहाँ पर भी प्रेजेंट थी। Hygiene and sanitation were also given importance. Hygiene and sanitation were also given importance. Most cities in the Indus Valley civilization were divided into 2 parts. पहला हो गया अपर पार्ट यानी सिटाडल जिसको हम बोला गया, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सिटाडल की बात करते हैं। Most cities were divided into 2 parts. पहला upper town. This part was a higher level. This part was at a higher level. Though small in size, it was built on a massive platform of baked bricks. This area was known as citadel or acropolis, where the royals, elites, or nobles lived. The citadel, constructed on a mound. The citadel was fortified from all sides. It had massive walls and its height provided protection against floods. Important structures like public baths, granaries, and town halls were situated in the citadel. The ruler and the ruling class, which consisted of rich merchants and priests, probably lived there. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता दिया कि सिटाडल कहाँ है? सिटाडल इज अ पार्ट ऑफ अपर टाउन, और अपर टाउन में जो सिटाडल है इसको फोर्टिफाई कर रखा है, यानी चारों तरफ जो है इसके दीवार बना रखी है, और ये जो दीवार है ये दीवार इनको फ्लड्स से प्रोटेक्ट करती है, एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर जो है सारी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक पब्लिक बाथ, ग्रीनरीज, टाउन हॉल्स, ये सब जो है सिटाडल के अंदर ही सिचुएटेड है। जैसे ठीक है, सारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो यहीं पर सिटाडल के अंदर ही सिचुएटेड है, चाहे वो पब्लिक बात हो गई, ग्रीनरीज हो गई, या फिर टाउन हॉल्स हो गए। नाउ जो रूलर्स हैं और जो रूलिंग क्लास है वो यहाँ पर रहते हैं, इसके साथ जो रिच मर्चेंट्स हैं और जो प्रीस्ट्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं यानी सोसाइटी के, वो लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। नाउ बात करते हैं लोअर टाउन की। ठीक है, लोअर टाउन क्या था? वॉज डिजाइंड इन अ लीनियर पैटर्न विद हाउसेस। लीनियर पैटर्न एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में जो है इसको डिज़ाइन किया गया था विद हाउसेस मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स ऑन बोथ द साइडेड ऑफ रोड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, दोनों साइड जो है रोड के हाउसेस होंगे, ये हो गई रोड। फिर द हाउसेस वर 1 और 2 स्टोरीज हाई, तो यानी कि एक मंजिल होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल का घर होगा। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड विद रूम्स अराउंड इट। ज़्यादातर घर जो थे पहले उनका हॉल होता था, फिर हॉल के अराउंड में जो है रूम्स होते थे। ठीक है, स्टाइल बता दिया कैसा होता था घर। और एक बाथरूम होता था, किचन होती थी, एंड अ वेल, एक कुआं भी हुआ करता था। तो यहाँ पर बाथरूम,
यहाँ पे BH हॉल एंड किचन, ठीक है, BH बाथरूम हॉल एंड किचन। वैसे बेडरूम होता है, हॉल और किचन होता है, लेकिन यहाँ पर आप बाथरूम से याद रख सकते हैं इसको, BH और एक साथ में वेल था, ठीक है, इसको सर्कल बना लेना तो ये हो जाएगा एक वेल, ठीक है। ऐसा था वहाँ पे लोअर टाउन्स के अंदर जो हाउसेस थे वो इस तरीके थे, BH विद अ वेल एंड कैसे बने थे, बर्न्ड ब्रिक्स से और लीनियर पैटर्न में थे। दिस पार्ट ऑफ द टाउन वॉज इनहेबिटेड बाय मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल एंड द लेबरर्स। यानी जो सारे नॉर्मल से लोग थे वो इसी टाउन में रहते थे, लोअर टाउन में रहते थे। पिट स्टॉप आ गया बेटा, पिट स्टॉप ले लेते हैं एक। फाइंड out the interpretations made by archaeologists regarding the purpose of the Great Bath. Which interpretation has been ruled out and what evidence supports this conclusion? यानी कि ये बोल रहा है कि जो ग्रेट बात है, जिसको हम ये कहते हैं कि वहाँ पर लोग नहाने के लिए आते थे, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा और सोचें तो ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है लोगों के घर में अगर बाथरूम है तो फिर वो इतना बड़ा सा बाहर इतना बड़ा सा जो है स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ग्रेट बाथ बनाने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो बनाया गया था ग्रेट बाथ। और जो आपको पिट स्टॉप में यही बताना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं क्या क्या रीजंस देते हैं कि ग्रेट बाथ का जो पर्पस, जो रियल पर्पस था वो क्या क्या था, और कौन कौन से जो रीजंस है, यानी कि वो जो रीजंस देते हैं कि इसलिए बनाया गया था, वो कौन कौन से रीजन जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, बिल्कुल जो है नकार दिए गए हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन बबल एट ढोलावेरा। ढोलावेरा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ढोलावेरा जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, गुजरात के, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर वाज इट्स मैसिव रिजर्वॉयर विच स्पैंड एन इम्प्रेसिव 73 मीटर्स इन लेंथ। ठीक है, रिजर्वॉयर क्या होता है यहाँ पर, एक टाइप ऑफ जहाँ पर पानी वानी को स्टोर करके रखते हैं हम, ठीक है, एक रिजर्वॉयर था। और ये जो रिजर्वॉयर है 73 मीटर्स है लेंथ में, ठीक है, 73 मीटर्स इन लेंथ। ये एक रिमार्केबल फीचर है ढोलावेरा का। आगे बढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड टाउन प्लानिंग, इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड टाउन प्लानिंग। यहाँ से क्योंकि एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, साइट्स वाले जो टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अंदर हमने पहले सबसे पहले यही जाना कि जो वहाँ पे सिटीज़ थी वो कैसी थी, ठीक है, सिटीज़ के अंदर जो हाउसेस थे वो कैसे थे, फिर वो हाउसेस किस चीज़ से बने हुए थे, ठीक है, और वहाँ का कल्चर कैसा था, और गवर्नमेंट कैसी थी, ठीक है, किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, ये भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद देखा कि जो ज़्यादातर सिटीज़ थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक सिटाडल जिसको अपर टाउन बोला गया और दूसरा लोअर टाउन, ठीक है। कौन कौन वहाँ पे रहता था, क्या फीचर्स थे, ये भी हमने जान लिया। पिट स्टॉप आपके लिए दे रखा है, पिट स्टॉप आप कर लेना। इंटरप्रिटेशन, एक इंटरप्रिटेशन मैंने बता दी जो रूल आउट हो चुकी है कि जो ग्रेट बात है वो नहाने के लिए था, ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता है कि नहाने के लिए ऑलरेडी उनके पास बाथरूम थे, तो कोई जो है मतलब नहीं बनता, इट्स नॉट अ लॉजिक। तो ये कहा जाता है कि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि नहाने के लिए लोगों के लिए इतना बड़ा ग्रेट बाथ बनाया था। एक रीज़न जो ये दिया जाता है, वहाँ पर ये बोला जाता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, या फेस्टिवल्स या सेरेमनी सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। आपको फाइंड आउट करना है और कौन कौन से रीजंस थे जिसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं कि क्यों बनाया गया है ग्रेट बाथ। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर और सोसाइटी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। टाउन प्लानिंग के अंदर हम बात करते हैं, अब टाउन प्लानिंग के अंदर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर को कैसे मैनेज किया जाता था, ठीक है, आज भी हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई यानी कहाँ से पानी आएगा और पानी निकलेगा कैसे, एग्जिट कैसे करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी सिविलाइजेशन का। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी ऑफ एवरी सिटी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कैसा था, इट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ईच टाउन हैड अ वेल फॉर पीपल टू यूज़,
तो हर टाउन के पास अपना वेल था. देयर वॉज अ रूम आउटसाइड द मेन बिल्डिंग. द वाटर फ्रॉम दिस रूम डायरेक्टली वेंट इनटू द कवर्ड ड्रेन ऑन द मेन स्ट्रीट. यानी कि हर रूम के आउटसाइड एक देयर वॉज अ रूम आउटसाइड द मेन बिल्डिंग, यानी हर बिल्डिंग के बाहर एक रूम बनाया जाता था. ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है तो इसके बाहर एक रूम बनाया जाता था. और उस रूम में क्या होता था, यहाँ पर बता रखा है, द वाटर फ्रॉम दिस ट्रीज वेंट इनटू द कवर्ड ड्रेन. यहाँ से जो पानी सीधा नाले में जाता था, ठीक है, ड्रेन में जाता था. उसके बाद ये जो ड्रेन था ये कवर्ड था. ठीक है बेटा, ये कवर्ड ड्रेन था, ऐसे खुला नहीं था. They had bathing areas in their homes that were connected to larger drainage networks. तो जो बाथरूम थे वो भी ड्रेनेज नेटवर्क से कनेक्टेड थे. while wells were the main source of water in मोहनजोदारो, reservoirs और ponds were used for water collection in other regions. तो मोहनजोदारो में तो हम वेल्स को देखते हैं, ठीक है, मोहनजोदारो में हम वेल्स को देखते हैं. बट अदर रीजन्स में हम बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर रेजर्वायर्स. ठीक है, रेजर्वायर्स और पॉन्ड्स से पानी जो है लिया जाता है. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब जो न्यू टॉपिक है वो बताता है सोशल लाइफ के बारे में, कि जो आईवीसी के लोग हैं ये क्या खाना खाते थे स्पेसिफिकली, और क्या कैसा इनका लाइफस्टाइल था. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि खाना क्या खाते थे. यहाँ पर साफ साफ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, दे grew and ate simple food like wheat, barley, millets, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. कोई भी 2 या 3 नाम याद कर लेना, मोर देन इनफ है. फिर यहाँ पर इसके अलावा हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की. ठीक है, कि कैसा उनका लाइफस्टाइल था. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये लोग वेविंग में स्किल्ड थे. द आर्ट ऑफ वेविंग, दे वर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वेविंग. कैसे पता चलता है हमें, यहाँ पर डिस्कवरी हुई है कहाँ, किस चीज़ की, कॉटन की, एट मोहनजोदारो एंड क्ले स्पिंडल्स. स्पिंडल्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ टूल होता है जो कि वेविंग में काम आता है. ठीक है, यहाँ पे इन 2 चीज़ की जो है डिस्कवरी हुई है. ठीक है बेटा, इसके बाद ये भी पता चलता है कि जो हमारे पास फिगर है, ठीक है, हमारे पास ये पेज 80 पे अगर मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, उसमें एक इंसान है, उस इंसान ने क्या कर रखा है कि शॉल ओढ़ी हुई है. ठीक है, वो शॉल ओढ़ी हुई है, मैंने आपको फोटो पहले भी दिखाई थी. तो वो शॉल ओढ़ी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखते थे. ठीक है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस उनकी थी. फिर एक्सकवेशंस एट आईवीसी साइट्स हमें ये भी रिवील करती हैं कि नेकलेसेस मिले हैं हमें, इयररिंग्स मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं. ठीक है, जो कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्ले, इन सब से बने हुए हैं. और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से भी जो हैं ऐसे चीज़ें बनी हुई हैं. इसके अलावा स्पेशल मैटर नोन एज फैंसी वाज यूटिलाइज्ड इन ऑर्नामेंट. मेरे को नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना. ये फंस गया सीएम. तो ये जो एक स्पेशल मेटल है फैंसी, वॉज यूटिलाइज्ड इन ऑर्नामेंट मेकिंग. ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑर्नामेंट बनते थे इसमें फैंसी का यूज़ किया जाता था, जो कि बोथ मैन एंड वुमेन अपने आप को अडोर्न करने के लिए, यानी अपने आप को जो है अच्छा दिखाने के लिए, सजने संवरने के लिए जो था वो यूज़ करते थे. किसके साथ, एमुलेट्स. ठीक है, एमुलेट्स, बैंगल्स, नेकलेसेस एंड रिंग्स के साथ. नाउ ये सब यूज़ करके जो है खुद को अच्छा दिखाते थे, खुद को सजाते थे. इसके बाद हम जो है बहुत सारे आइटम्स, जैसे कि अगर हम नज़र मारें टॉयज़ पर, डाइस पे, डॉल्स पे, एक्सेट्रा पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये जो लोग थे, ये लोग अच्छा खासा टाइम रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए और अम्यूज़मेंट के लिए जो है डिवोट करते थे. ठीक है, ये सारा टाइम जो है सिर्फ मतलब कहने की बात है कि ये जो लोग हैं, दे वर नॉट बोरिंग पीपल. ठीक है, दीज पीपल वर नॉट बोरिंग पीपल. एंड ये लोग जो हैं अपने लिए टाइम निकालते थे अम्यूज़मेंट के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए. वी कैन ऑल्सो से दैट द इंडस वैली पीपल हैड आर्टिस्टिक स्किल्स. ठीक है, तो यहाँ पर इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को भी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स थी. नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. बीच में है ग्रुप एक्सपीडिशन, एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको डिस्कस करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज
in a more flourished state than most of the civilization of the world, collaborate in groups of four and communicate with each other to know maximum about the civilization. ठीक है, तो आपको ग्रुप के साथ करना है ये, और आपको सिविलाइजेशन के बारे में जो जो बताया आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑक्यूपेशंस। ठीक है, हमने ऑक्यूपेशंस यानी किस किस तरह के काम में लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हमने एक फीचर पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, डिवीजन ऑफ लेबर से ही रिलेटेड। फीचर ऑफ अ सिविलाइजेशन क्या क्या है इसमें, द पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ठीक है, काम काज अलग अलग तरीके के लोग करते थे, जैसे कि फार्मर्स थे। ठीक है, कुछ लोग फार्मर्स थे, कुछ वीवर्स थे, कुछ पॉटर्स थे, कुछ मेटल वर्कर्स थे, टॉय मेकर्स, ज्वेलर्स, स्टोन कटर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, ये सब थे। पहले बात करते हैं फार्मिंग की। फार्मर्स जो है क्रॉप्स ग्रू करते थे, वेजिटेबल्स को और एनिमल्स को रेयर करते थे। ठीक है, कैटल्स वो होती हैं एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, और रेयरिंग होता है इनको पालना पोसना। ठीक है, द मेन क्रॉप्स ग्रोन वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वीट, बार्ले, ग्रेन्स, पीस, 2 या 3 कोई भी आपको याद कर लेनी है। अब टूल्स कौन से यूज़ करते थे, सिकल्स हो गए, एंड वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, प्लोज एंड सिकल्स को यूज़ करते थे, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पानी देने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते थे। जो है डोमेस्टिकेशन किया जाता था कैटल्स का, शीप एंड गोट्स, और एनिमल्स वर द सोर्स ऑफ मीट, वूल एंड मिल्क। ठीक है, अलग अलग तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स भी ये लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज पॉटरी। पॉटरी जो है अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इनके अंडर पॉट्स वर मेड विद फाइन क्ले। ठीक है, एंड देन ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड, यानी उसके बाद उनको शाइन दी जाती थी क्ले से बनाने के बाद, और उनको डेकोरेट किया जाता था। मैनी पॉट्स वर पेंटेड रेड विद डिजाइंस इन ब्लैक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो ज़्यादातर जो है वो रेड कलर के होते थे, और उनके ऊपर जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए जाते थे। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं एकदम बढ़िया वाले डिज़ाइन होते हैं ना, जो जिसमें हम सिमेट्री का भी ध्यान रखते हैं, देखने में बढ़िया लगे, ऐसे ही कुछ होते हैं डिज़ाइंस। तो बस इतना जान लेना कि ज़्यादातर जो पॉटरीज थी उनको रेड कलर में बनाया जाता था, और उनको डेकोरेट किया जाता था बाद में विद ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, विद डिज़ाइंस भी बोल देना। रिलीजियस बिलीफ्स की बात करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ के जो लोग थे वो कौन से रिलीजन में मानते थे, किस चीज़ की पूजा करते थे, ये सब है इस टॉपिक में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि जो लोग हैं ये किस चीज़ में मानते थे। ठीक है, कौन सी चीज़ों में मानते थे, इनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि क्या इनके स्पिरिचुअल बिलीफ थे, भगवान को कौन कौन से मानते थे, क्या पूजा करते थे या नहीं करते थे, वो सब इस टॉपिक में। सो यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं वैली से, जो कि ये सजेस्ट करती हैं जो लोग थे, इन लोगों के बीच में जो है रिलीजियस कस्टम्स जो है वो फॉलो हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर टेराकोटा फिजरीन्स मिली हैं। टेराकोटा फिजरीन्स होती है यानी क्ले की मूर्तियाँ मिली हैं, ऑफ वुमेन अडोन्ड विद ज्वेलरी, ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली एक वुमेन है। ठीक है, ये टेराकोटा फिजरीन है, इसमें एक वुमेन को ज्वेलरी पहना रखी है खूब सारी, और इसके जो है सर के ऊपर एक क्या है, हेड ड्रेस है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेड ड्रेस है, और वो हेड ड्रेस हमसे हमें ये पता चलता है कि दिस मे बी अ गॉडेस। ठीक है, दिस फिजरीन इज मे बी ऑफ अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, जैसे जो देवी हैं, जो माता हैं, ये फर्टिलिटी जो है करवा सकती हैं, यानी अगर किसी को बच्चा ना हो रहा हो तो वो उनकी पूजा करे तो उनको जो है बच्चा हो जाएगा। ये होती हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। नाउ एडिशनली अ seal depicting a male god with 3 horns seated in a cross-legged yogic posture surrounded by animals like buffalo and 2 deer is believed to represent पशुपति, a form of Lord Shiva। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या इमेज बना रखी है, पशुपति की, जो कि इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ पर बता रखा है कि एक मेल फिगर है। ठीक है, उसके 3 हॉर्न्स हैं, 1 2 और 3। ये एक ऐसी पोजीशन में बैठा है, कौन सी पोजीशन में, यहाँ पर देख सकते हैं, क्रॉस लेग्ड योगिक पॉस्चर। ठीक है, क्रॉस लेग्ड योगिक पॉस्चर पोजीशन में ये बैठा है, और इसके आसपास जो है एनिमल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल्स जो हमें दिख रहे हैं, ये एनिमल्स जो हैं अलग अलग, जैसे बफलो हो गया, 2 डियर्स हो गए, और इससे हमें पता चलता है कि मे बी ही इज़ द गॉड ऑफ एनिमल्स, पशुपति। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें कुछ
सील्स पर इमेजेस मिलती हैं लिंगा की, ठीक है। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड योगी, जिसको योनि भी बोला जाता है। तो ये दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जो है, ये हमें सील्स पर इमेजेस मिलती है, जो कि ये दिखाता है कि जो वर्शिप पूजा की जो प्रैक्टिस है वो में भी इसी टाइम पर जो है स्टार्ट हुई थी, इसी सिविलाइजेशंस ने के लोगों ने ही स्टार्ट की थी वर्शिप। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज, ठीक है। तो हमें जो है सील्स पर ट्रीज की फोटो मिलती है, बुल्स एनिमल्स की फोटो मिलती है, स्पेसिफिकली बुल की फोटो मिली है, ठीक है, सील के ऊपर, जो कि ये दिखाता है कि ये लोग की जो लाइफ थी दैट वाज रिच इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है। ये लोग जो है मानते थे, पूजा पाठ में ये लोग मानते थे, और जो है अलग अलग उसकी पूजा करते थे, चाहे एनिमल्स हो गया या फिर वो फिर नेचर हो गया, या फिर बनाए हुए गॉड्स गॉडेसेस हो गए, इन लोगों की पूजा ये लोग किया करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आर्ट एंड स्कल्पचर का, ठीक है। आर्ट एंड स्कल्पचर में क्या बताया है, इसमें ये बता रहा है कि मेकिंग ऑफ टेराकोटा टॉयज, स्टैचूज एंड फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड अ मेजर इंडस्ट्री इन दिस सिविलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री थी, जो मेन फैक्ट्रीज लगी हुई थी, जो काम होता था, वो टेराकोटा टॉयज का था। टेराकोटा टॉयज क्ले के टॉयज हो गए, स्टैचूज हो गए, और फिगरीन्स हो गए, यानी कि जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, किसकी, एनिमल्स की, फॉर्म द मेजर इंडस्ट्री इन द सिविलाइजेशन। अब टू फाइनली स्कल्प्टेड वर्क्स कौन कौन से यहाँ पर मोहनजोदारो से मिले थे हमें, पहला है इसका, ठीक है, और शॉल्ड क्लैड मैन, ये वाला, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल का। तो ये जो पहला वाला है, ठीक है, शॉल ड्रेप्ड ओवर वन शोल्डर सिमिलर टू व्हाट वन फाइंड्स इन मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था स्टैच्यू, ठीक है। इसके बाद हमें एक ये मिलता है, द अदर इज द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। यहाँ जो नेक्स्ट इज, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ एक डांसिंग गर्ल है, डांसिंग पोजिशन में खड़ी हुई है। इसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, बेसिकली होता है मेटल्स का यूज़ करना, ठीक है, मेटल्स को यूज़ करके एक नया मेटल बनाना। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, ठीक है, द इंडस सरस्वती पीपल यूज्ड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब ब्रॉन्ज को यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रॉन्ज कहाँ से आ रहा है बेटा, ब्रॉन्ज कैसे बन रहा है, ब्रॉन्ज बन रहा है दो चीज़ों को मिला के, कॉपर और दूसरा टिन, इन दोनों को मिलाकर जो है ब्रॉन्ज बनता है। और ब्रॉन्ज जो है वो मोर मेलिएबल है, यानी इसको जो है शेप दी जा सकती है, और स्ट्रॉन्गर है कॉपर से ज़्यादा, तो इसीलिए जो है ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है, और ब्रॉन्ज से बाकी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी हैं, जैसे कि रेजर्स हैं, हुक्स हैं, सिकल्स हैं, और एक्सल्स हैं, ये भी हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ब्रॉन्ज को प्रेफरेंस दी जाती है बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सील्स। अब जो है सील्स बहुत ज़्यादा तादाद में हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें सील्स मिलती हैं अलग अलग साइड से। सील्स जो हैं वो दो शेप्स की होती है, एक स्क्वायर की, दूसरी रेक्टेंगुलर की, और ये किससे बनी हुई है, स्टीटाइट से, एक सॉफ्ट सोप स्टोन है, आइवरी से भी बनी होती है, ठीक है, हाथी के दांत से, और वो हमने पढ़ा था फैंसी, ठीक है, फाइंसी, जो भी है इसको बोलेंगे। मोस्ट ऑफ देम शो फिगर्स ऑफ एनिमल्स, इसमें क्या दिख रही है हमें, एनिमल्स की दिख रही हैं विद इंस्क्रिप्शंस अबव देम, इसके जो एनिमल्स बनाए उसके ऊपर कुछ कुछ जो है लिखा हुआ है, जो कि हमें आज तक समझ नहीं आया। समटाइम्स सील्स वर यूज टू स्टैम्प, ठीक है, सील्स को किस लिए यूज़ किया जाता था, वेट क्ले को स्टैम्प करने के लिए, ताकि जो पैकेजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो पैकेजेस इधर से उधर जा रहे हैं, जब गुड्स हम ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पर उस सामान के ऊपर क्ले का एक पीस लगाया जाता है, और उस क्ले के ऊपर एक सील को यूज़ किया जाता था, सील का, ताकि उसके ऊपर वो सील छाप दी जाए, इम्प्रिंट हो जाए, और उसको जो है इजीली पहचाना जा सके, ठीक है। यहाँ पर ये बता रखा है कि इंडिकेटिंग दैट सील्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सीलिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सच सील इम्प्रेशंस इज कॉल्ड सीलिंग। नाउ नेक्स्ट इज इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट की बात करें तो ये कैसी स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक है, यानी पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनके इनकी जो स्क्रिप्ट है वो वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट है, बट हमें आज तक समझ नहीं आई है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। उन लोगों को अच्छे से आती होगी समझ में, तो उन लोगों की है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो कि
रिप्रेजेंट करती थी किसी आइडिया को और अ फोनेटिक साउंड। फोनेटिक साउंड यानी कि जैसे अगर मान लो ये चीज़ बना रखी है, ठीक है? तो ये चीज़ जो बनी है तो इसके लिए मतलब है किसी एक तरीके का साउंड होता है। कोई भी एक साउंड हो गया, जैसे आ हो गया, इसका मतलब आ है, इसका मतलब जो है इसका मतलब क है, ठीक है? हमारी लैंग्वेज में। तो ये अलग-अलग साउंड्स थे जो कि उनकी मतलब हो सकता है हमें नहीं पता, हम लोग जस्ट जस्ट जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं। नाउ इट इज़ एविडेंट दैट वेदर द स्क्रिप्ट वाज़ हमें नहीं पता कि जो स्क्रिप्ट को क्या है कैसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है या फिर इसको यहाँ से पढ़ना है, ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है? तो स्कॉलर्स हैव फेल्ड टू डिसाइफर इट यानी अभी तक जो है पढ़े-लिखे लोग भी इसको जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड, ठीक है? पहले इसको पढ़ लेते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स करते हैं। द सिटाडेल, इसमें बस हमें करेक्ट को टिक करना है। तो सिटाडेल और एक्रोपोलिस वेयर द कॉमन पीपल लिव्ड वाज एट अ हायर लेवल, ठीक है? कॉमन पीपल नहीं रहते थे, ठीक है? यहाँ पर कौन रहते थे? स्पेशल रॉयल लोग रहते थे, एलीट लोग रहते थे। द ड्रेनेज सिस्टम इन द इंडस सरस्वती सिटीज was well organized with covered drains that were cleaned regularly. Very good. ठीक है, next is most seals from the Indus Saraswati are round. ठीक है, round तो नहीं है एक भी, and made of wood, नहीं, ये स्टीटाइट से बनी होती है, सॉफ्ट स्टोन है, ठीक है? तो ये जो है गलत हो गया है। बोथ मैन एंड वुमेन इन द इंडस सरस्वती वोर वेरियस ऑर्नामेंट्स, ये बात भी सही है, ठीक है? ये बात भी सही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को यूज़ करते थे टू अडोर्न देमसेल्व्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड। अब ट्रेड कैसे किया जाता है? हड़प्पन रीजन में, ठीक है, सरप्लस गुड्स को जो है बाहर बेचा जाता था दूसरी कंट्रीज में, ठीक है बेटा? हड़प्पन गुड्स को जो है बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था और जिस चीज़ की शॉर्टेज है उसको इंपोर्ट किया जाता था, बाहर से मंगाया जाता था इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ की जाती थी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आइटम्स कौन कौन से, जैसे कि आइटम्स ऑफ डेली यूज़ और साथ में टिम्बर एंड कॉटन एंड ऑर्नामेंट्स, इन सबको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। और मोस्ट पॉपुलर आइटम्स क्या थे जो एक्सपोर्ट में जाते थे ऑर्नामेंट्स के अंदर, ठीक है? बीड्स मेड फ्रॉम कार्नीलियन, अ रेडिश सेमी स्टोन, ठीक है? ये रहा, ये नहीं है, यहाँ पे देखो जरा क्या है, रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन प्राइमरीली फाउंड इन गुजरात, क्योंकि ये गुजरात में मिलता था तो यहाँ से जो है इस स्टोन से बीड्स बना बना के जो है मालाएं बना बना कर बाहर एक्सपोर्ट करी जाती थी सबसे ज़्यादा, ठीक है? कार्डलिनियन इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीड्स मेड फ्रॉम कार्डनिलियन एक्सपोर्ट की जाती थी। आर्टिशंस डेवलप्ड एडवांस्ड टेक्निक्स, अब जो आर्टिशंस थे बेटा, इन लोगों के पास एक वेल डेवलप्ड टेक्निक थी जिसका यूज़ करके ये लोग बीड्स बना सकते थे, क्योंकि ये बीड्स बनाना बहुत आसान काम नहीं था। ये बीड्स में स्ट्रिंग जो जो स्टोन्स होते थे उसके अंदर होल कर कर और फिर उसके ऊपर डिज़ाइन विज़ाइन बनाकर फिर उसको दिया करते थे, जो कि हमें करने में कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ के हम कह सकते हैं कि जो आर्टिसन थे काफ़ी स्किल्ड थे। और ये लोग ब्यूटीफुल बैंगल्स भी बनाया करते थे कॉन्च शेल्स से, ठीक है? कॉन्च शेल से ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाया करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ हम इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें तो हमें पता है, बट इंपोर्ट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कॉपर को, ठीक है, कॉपर को जो है इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर जो है कॉपर लोकली अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है, ये माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेड है, ठीक है? ट्रेड बोथ लैंड रूट और सी रूट से किया जाता था, और ट्रेड जो किया जाता था अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स, ठीक है? सेट रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया जाता था। फिर इसके अलावा ये बता रखा है कि लैंड रूट्स के लिए हम बुलक्स को यूज़ करते थे और सी रूट्स के लिए हम क्या करते थे यूज़? ऑफ कोर्स बोट्स को यूज़ करते थे। और ओवरसीज ट्रेड जो है वो कहाँ से की जाती थी? लोथल से, हमने पढ़ा था। लोथल पे हमें एक डॉकयार्ड मिला था जहाँ पर शिप्स को हम पार्क करते हैं, ठीक है? शिप्स को हम पार्क करते हैं। तो जो लोथल है, लोथल पे हमें बहुत सारी सील्स भी मिली हैं, और जो सील्स हैं वो ये बताती हैं कि जो है इनकी इस एरिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी। हड़प्पा हैड ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया, ठीक है? हमें ये भी पता चलता है सील्स से कि मेसोपोटामिया की सील्स जो है हमें वहाँ लोथल में मिल रही हैं। लोथल यानी इसकी
मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पन्स की सील मिल रही है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है इन लोगों के बीच में जो है ट्रेड लिंक्स हुआ करते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया में और हड़प्पन्स के बीच में, ठीक है बेटा, ये ट्रेड लिंक्स हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट कब होता है, ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिक्लाइन स्टार्ट कब होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ये 1900 BCE के टाइम पर जो है डिक्लाइन स्टार्ट होता है, और जो सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे अबेंडन करती जाती है, यानी छोड़कर लोग जो हैं वो शिफ्ट होने लगते हैं टू अ रूरल लाइफस्टाइल, जो गांव देहात की ज़िंदगी लोग जीने लगते हैं। एज द प्रीवियस गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सीम टू हैव डिसअपियर्ड, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी या फिर जो पुराना सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो धीरे धीरे अब गायब होने लग गया था। हड़प्पन पॉपुलेशन इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर रूरल सेटलमेंट्स। जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये धीरे धीरे जो है छोटे छोटे स्मॉलर रूरल सेटलमेंट्स में जो है चेंज हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और ये जो एग्जैक्ट कॉज है डाउनफॉल का इनके इस ग्रेट सिविलाइजेशन का जो है एकदम से गायब हो जाना, इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। पहला रीजंस क्या है कि क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज क्या हुआ कि अराउंड 2200 BCE, ठीक है, अराउंड 2200 BCE वहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम हो गई और रीजन जो थे वो सूखने लग गए, ड्राई कंडीशंस हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया और फूड सप्लाई कम हो गई सिटीज़ के अंदर, इसलिए लोग जो हैं वो दूर दूर जाकर अकेले रहने लग गए और वहाँ पर छोटे छोटे एरिया में जो है वहाँ पर अपना गुजारा चलाने लग गए, या कह सकते हैं कि अपनी फार्मिंग करने लग गए। नेक्स्ट रीज़न इज़ फ्लड्स, क्योंकि ये सारी जो सिविलाइजेशंस हैं ये नदी के किनारे बनती हैं, तो ये बोला गया कि जो इंडस नदी है इसमें एक बहुत बड़ी फ्लड आई, जिसकी वजह से बहुत सारे सैंड के नीचे जो है ये सारी पूरी सिविलाइजेशन जो है दब गई। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। ये भी माना जाता है कि ये जो रीजन था यहाँ पर कई सारे जो अर्थक्वेक्स एक साथ आए, जिसकी वजह से पूरी जो सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। 3 रीजंस हो गए, क्लाइमेटिक चेंज, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। नेक्स्ट रीजन क्या बताया जाता है, ड्रॉट्स एंड एपिडेमिक्स, यानी सूखा पड़ गया अचानक से, ठीक है, यानी कि ये बताया गया है कि यहाँ पर अक्यूट ड्रॉट्स पड़ने लगे, यानी अचानक से जो है सूखा पड़ गया, और डेडली एपिडेमिक्स, ठीक है, यानी कि महामारी फैल गई, जैसे कोरोना फैला था ना, ऐसी कोई एपिडेमिक फैल गई और जिसकी वजह से बहुत सारे सेवरल टाउन्स जो थे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एडिशनली जो थी सरस्वती रिवर, उस वो ड्राई अप होने लगी, ठीक है, जो सरस्वती रिवर थी वो ड्राई अप होने लगी, जिसकी वजह से फाइनली हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपनी सिटीज़ को अबेंडन कर दिया, जैसे कि सरस्वती के लिए कौन कौन सी, बनावली और कालीबंगन, 2 सिटीज़ को तो अबेंडन कर दिया जैसे ही सरस्वती रिवर सूखी, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉट्स एंड एपिडेमिक्स वाला। एंड लास्ट जो सबसे कह सकते हैं कि अनपॉपुलर जो है, ये बोला गया है कि फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि जो आर्यंस आए, ठीक है, आर्यंस जो है क्या कहा गया है कि ये सेंट्रल एशिया से या यूरोप से जो है ये लोग आते हैं, और यूरोप से आते हैं और फिर अटैक करते हैं और लड़ाई झगड़ा करके ये जो आईवीसी है इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ की जो है एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि अगर वॉर हुई होती तो कोई ना कोई जो है प्रूफ मिलता, कोई वेपन मिलता वहाँ पर, ठीक है, मिलिट्री के कोई साइंस मिलते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी बहुत पीसफुल सिविलाइजेशन थी, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ और वॉर हुई और उसके बाद जो है ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो ऊपर के जो 4 रीजंस हैं वो ज़्यादा वैलिड है बजाय कि 5वें रीजन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, ठीक है। फाइनली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो मेरा टाइम इसमें लगा है आप लोगों को वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ अगर वो आप सीख जाओ तो मेरे लिए उससे बड़ा जो है कोई गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आप वो चीज़ सीख जाओ, आपको ये काम आ जाए 1% भी, तो उससे बड़ा बेनिफिट जो है मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ आप सीख जाओ, ठीक है। इसलिए खुद भी सीखो और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ, ठीक है, ताकि जो है उनका भी बेनिफिट हो। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और ये चैनल मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया है, तो ऐसे मत सोचना कि मैं इस चैनल से जो है पैसे कमाने वाला हूँ, या फिर जो है मेरे को बहुत फ़ायदा होगा अगर तुम लोग इसको शेयर करोगे। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग मेरी मेहनत से जो है कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है
कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, ये उस टॉपिक की ये टॉपिक जो है उसी के बारे में बात करता है। अब जब हम बात करते हैं 1920 और 1921 में डिस्कवरी हुई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की, हमें ये पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये एक ग्रेट और वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, जो कि इंडिया में बहुत पहले से, आर्यंस के आने से पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। अब सम मॉडर्न हिंदू प्रैक्टिसेस जो हैं, आज के टाइम पर भी जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हिंदू होती हैं, हिंदू जैसे मान लो वॉरशिप ही है फॉर एग्जांपल, तो वॉरशिप जो है वो इसके रूट्स हो सकते हैं इस सिविलाइजेशन में। यानी कि हो सकता है जो वॉरशिप स्टार्ट हुई है, पूजा पूजा करते हैं हम लोग अभी, तो जो पूजा करना हमारी प्रैक्टिस में आ गया, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हो सकता है इसी सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ हो। नेक्स्ट, अब ये जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, इसने हमें वर्ल्ड मैप के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने वर्ल्ड मैप के ऊपर एक प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट और फिर ईरान, जो मेसोपोटामिया थी ना, ठीक है, इजिप्ट और ईरान के बाद जो है कोई सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड में बनी है तो वो इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हमें जो है वर्ल्ड मैप पे रखने का किसने काम किया, इस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन ने, जो कि इंडियंस के लिए एक प्राइड की बात है, ठीक है, गर्व की बात है। और इसके अलावा हमको क्या क्या कंट्रीब्यूशन मिले वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, येलो, लेट्स चूज येलो कलर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ठीक है, यानी सारी ब्रिक्स का जो है साइज एक जैसा हो। सिटी को कैसे प्लान करना है, ठीक है, सिटी का लेआउट्स क्या होना चाहिए। एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग सीवर्स, आज के टाइम पर जो सीवर लाइंस बिछी हुई हैं, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूशन किसका है, आईवीसी का है। पब्लिक बिल्डिंग्स होनी चाहिए लाइक द बाथ्स एंड द पॉटरी आर सम ऑफ द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिस सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पर जो हमने देख लिए कौन कौन से जो नोटेबल, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स हो गया, प्लांट सिटीज़ हो गया, और सैनिटेशन के लिए सीवर्स बनाना हो गया, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाना जैसे कि बाथ्स, ठीक है, और पॉटरी, ये सारे जो है, पॉटरी क्या है, ये बिल्डिंग्स में नहीं आती है, ठीक है, पॉटरी इज़ अ आर्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के लिए। इसके बाद लास्ट में इंफॉर्मेशन बबल में क्या बता रखा है कि 1875 में यहाँ पर जो है रेलवे नेटवर्क्स बिछाए जा रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, रेलवे नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। तो उस टाइम पे जो ब्रिक्स थी, बहुत सारी हड़प्पन साइट्स, ठीक है, हड़प्पन साइट्स उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करी गई थी। तो ब्रिक्स जो थी वो इन हड़प्पन साइट्स से, यानी वहाँ पर जो टूटी फूटी ईंटें पड़ी थी, तो उन्होंने उठाकर उन ईंटों का यूज़ कर दिया लाइंस को बिछाने के लिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, अगर वो हमारे पास ब्रिक्स होती तो आज जो है हम उस ब्रिक्स को म्यूज़ियम में लगाते। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक लॉस हुआ कि 1875 में, हालांकि हमें रेलवे लाइन मिल गई बट हमारी ब्रिक्स चली गई। एनीवेज, हाफ अ सेंचुरी लेटर अराउंड 1912, ठीक है, उसके बाद लगभग 50 साल बाद जे फ्लीट डिस्कवर करता है हड़प्पन सील्स को, और फिर इवेंचुअली जो है वहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट होती है, जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है पूरी एक सिटी हो सकती है, या फिर एक इसके नीचे पूरा एक टाउन हो सकता है, तो लेट्स डिग दिस प्लेस। और फिर फाइनली डिगिंग होती है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर हड़प्पन साइट्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, सारी कहानी आपने जान ली। ठीक है, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करो, ट्राई करो। जैसे फर्स्ट टू हड़प्पन सिटीज टू बी फाउंडेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वर, बताओ इसमें जो है आप कमेंट में करना। ठीक है, आंसर्स पहला है इसका, क्या ये है, नहीं, इसका आंसर है ये। ठीक है, इस पर टिक किया भी हुआ है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1900, ठीक है, फिर उसके बाद विच पार्ट्स ऑफ द सिटीज was divided into 3 parts, which of the following city, कौन सी सिटी को ये आपको बताना है। ठीक है, ढोलावेरा को, बहुत सही। फिर इसके बाद मोस्ट सील्स ऑफ द इंडस सरस्वती वर मेड अप ऑफ स्टीटाइट। ठीक है, आपको ये जो है क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आपको ऑनलाइन भी जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी वालों के लिए जो है मैं अलग से बनाऊंगा एक वीडियो। मजा आया।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, बट आप लोग जो हैं एनसीईआरटी अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ज़रूर इसको ये पढ़ ही सकते हो, क्योंकि जो जो चीज़ आपके काम की है वो इसमें है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही है, कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।